संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट में 13 फरवरी को हिंदी वरिष्ठ अध्यापक की जो अभी परीक्षा हुई है उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि अभी जो थर्ड ग्रेड रीट है उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उनका सॉल्यूशन विस्तृत रूप से करवाया गया है। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखें और अपने आप को जांचें। दूसरा एक मुझे भी जांचना है कि जो मेरे पास पढ़े हैं और जिन्होंने ऐप ले रखा है वो भी इस बात को जांचें कि क्या प्रश्न आए हैं या नहीं। तो इसमें मैं विशेष रूप से दो बातों पर फोकस कर रहा हूँ। एक तो व्याकरण पूरा है, इसमें जो टॉपिक व्याकरण में है वो सारे टॉपिक व्याकरण में थर्ड ग्रेड में है। दूसरा है वो शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधियों में भी पूरा नहीं है, एक दो प्रश्न जो है वो अपने इसमें नहीं है। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न ये सेकंड ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड हिंदी और ये संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा। और आज ये एग्जाम हुई है ये 13/2/2023 को। ये पहले प्रश्न देखो, भाषा संबंधित वह कौशल जो नए केवल सीखने का प्रथम चरण है अपितु अन्य कौशलों को विकसित करने का आधार भी माना जाता है। मैंने लिखाया था अन्य कौशल हैं उनकी आधारशिला श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल। और ये चार जो कौशल होते हैं, श्रवण है, इसके अलावा जैसे बोलना है, पढ़ना है, लिखना है। इन अन्य जो तीन कौशल हैं उसका आधार कौन सा है? श्रवण कौशल है। और इसमें कौशल आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न आएंगे तो आपको खास ध्यान रखना है। फिर ये देखो, हिंदी भाषा की अशुद्धियों का सही वर्ग नहीं है, तो ये अध्यापन संबंधी अशुद्धियां हैं, इसका वर्ग नहीं है। ठीक है, अध्यापन संबंधी कोई अशुद्धि नहीं होती भाषा में। फिर नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, आप ध्यान से देखें, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कुछ प्रश्न है वो काफी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। फिर अगला देखो, तीसरा प्रश्न देखिए, बच्चों को अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को प्रभावशाली ढंग से मौखिक एवं लिखित, ये दो रूप किसके होते हैं? रचना शिक्षण के। इसका मतलब ये रचना शिक्षण है, रचना शिक्षण इसका उत्तर होगा। अच्छी रचना का अपेक्षित गुण नहीं है रचना में शब्दों की वर्तनी व विराम चिन्हों का शुद्ध व सही प्रयोग हो, ये तो है। रचना की भाषा सरल, सुबोध तथा विषयानुकूल हो, ये भी है। ये पूरा आपको जांचना है। इसमें ये विकल्प हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है वाकई। संपूर्ण रचना एक ही अनुच्छेद में होनी चाहिए, ये आवश्यक नहीं है, अनुच्छेद बदलने चाहिए। रचना में सभी भाव व विचार उचित क्रमानुसार व्यक्त हो, ये सही है। फिर अगला प्रश्न देखो आप, पांचवा प्रश्न, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से अभिप्राय है। पढ़ने में की जाने वाली अशुद्धियां, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाचन में की जाने वाली अशुद्धियों से, उच्चारण में की जाने वाली अशुद्धियों में, ये लेखन में की जाने वाली अशुद्धियों से। तो ये लेखन में वर्तनी संबंधी है वो किस में होता है? लेखन में होता है। और इसको सुधारने का कारगर उपाय कौन सा है? श्रुत लेखन अभ्यास, श्रुत लेखन अभ्यास है। ये 5 तक प्रश्न हो गए। इसके बाद में रिवर्स देखिए, छठा प्रश्न, ये देखो शिक्षण विधियों का ही है। निम्नलिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 2 प्रकार की, ये देखो आप, 2 प्रकार की होती है। लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की? लिखित परीक्षा पूछे, इसमें परीक्षा पूछे तो 3 प्रकार की होगी, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा। और इसमें पूछा है लिखित परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, तो ये 2 प्रकार की मानी गई है, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक 2 प्रकार की होती है। विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध एवं स्मृति का परीक्षण किस परीक्षा के द्वारा किया जाता है? तो लिखित परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा। ये तो कोई सा भी नहीं हो सकता, सबके द्वारा किया जाता है और ये लिखित परीक्षा में है। ठीक है, और वैसे देखें तो ये देखो, ये इनके अनुसार ये निबंधात्मक परीक्षा, लघुत्तरात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ये लिखित परीक्षा के प्रकार मानने पर ये इसके 3 होते हैं। लेकिन ये आप देखोगे तो उसमें एक किताब में यही दिया हुआ है 2 प्रकार। फिर आगे देखिए आप, लघुत्तरात्मक है वो कोई परीक्षा नहीं होती मेरे विचार से। फिर आगे देखो आप, भाषा शिक्षण हेतु शिक्षण साधनों में सर्वाधिक सहायक, सरल
तो ये बताया हुआ है आपको, सहज व आसानी से उपलब्ध व प्रयुक्त होने वाला सहायक साधन है श्यामपट्ट, जो कि अध्यापक का मित्र भी होता है। शिक्षक का मित्र कौन है? श्यामपट्ट है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विद्यार्थी द्वारा अर्जित ज्ञान ही नहीं अपितु शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति व शिक्षण पद्धति के प्रभाव की भी जांच संभव होती है, कही जाती है। प्रक्रिया इसमें से मूल्यांकन ही है, तो ये होगा मूल्यांकन। फिर अगला प्रश्न देखो, किसी भी वस्तु का प्रतिनिधि, हालांकि इसने गलत लिखा है, प्रतिनिध्यात्मक, धयादा और या होना चाहिए था, रूप जिसमें लंबाई चौड़ाई, ये समझने का प्रश्न है। यानी त्रिआयामी, देखो मोटाई गोलाई आदि में से कम 3 बातें उसे कहते हैं, तो प्रतिमूर्ति कहते हैं। ये देखिए ये सारे के सारे हैं वो शिक्षण सहायक सामग्री हैं। तो ये जो है ना, ये प्रतिमूर्ति मॉडल को कहते हैं, और वो क्या होता है? त्रिआयामी होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये 10 प्रश्न है वो शिक्षण विधियों के थे। शिक्षण विधियों के और व्याकरण के प्रश्नों पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आदमी या जैसे कॉम्पिटिटर है, उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये भी होनी चाहिए कि वो स्वार्थी होना चाहिए। स्वार्थी होना बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। स्वार्थी का मतलब, मेरा मतलब ये है कि उसके जो सिलेबस में है और आगे वाली जो परीक्षा जो उसने टारगेट बना रखा है, उससे संबंधित सामग्री वो पढ़े। अब जैसे मैं आपको इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास की बातें या जो किताबें हैं बालकांड, वो अगर आपको बता रहा हूं सॉल्यूशन में, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। ये सारा का सारा है वो पूरा सिस्टम जो है वो परीक्षा ओरिएंटेड होना चाहिए, और ये परीक्षा में सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है। तो ये देखिए आप, क्योंकि इसमें बहुत कम छात्र हैं वो बैठे हैं परीक्षा में, तो सॉल्यूशन भी कम ही आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको वो सॉल्यूशन करवा रहा हूं जो 3rd ग्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मेरा टारगेट है वो अभी 3rd ग्रेड जो यानी रीट मेंस एग्जाम है, वो मेरा टारगेट है कि उसमें आप अच्छे से अच्छा कर सके। उसमें एक चीज ये भी है कि अभी जो पेपर हुए हैं उनके प्रश्नों को भी हम ध्यान में रखें। अगर 2-4 प्रश्नों की हेल्प होती है तो ये भी बड़ी बात है, ये सिलेक्शन में काफी सहायक है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ये देखिए, निम्न में से अशुद्ध है। देखो कितना अच्छा प्रश्न, बहुत ही अच्छा पेपर है व्याकरण की दृष्टि से। क्षेत्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, तो ये संयुक्त व्यंजन है और स्वतंत्र वर्ण में वर्ण नहीं है। अगर ये आ जाए स्वतंत्र वर्ण, तो ये 33 व्यंजन ही माने जाएंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है, बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा और 5वां। प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण तथा उष्म वर्ण महाप्राण है, तो पहला और चौथा नहीं होता, ये पहला नहीं होगा, दूसरा और चौथा होता है, दूसरा और चौथा, तो ये गलत है, ये अशुद्ध है। 3 नंबर, अल्पप्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राणवायु का अधिकार उपयोग होता है, तो ये तीसरा हो गया। निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है, तो अघोष वर्ण नहीं है, पहला और दूसरा है वो अघोष होता है। इससे आपका प्रश्न हो रहा है, ये पहला है, ये दोनों दूसरे हैं, ये वह है, वो घोष है। वह क्या होगा? घोष होगा, ये वह घोष है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन में पहला आपको ये ध्यान रखना है, क्षत्रिय, तो ये संयुक्त व्यंजन है। वर्णमाला आपके सिलेबस में 3rd ग्रेड में वर्णमाला के प्रश्न ठीक है। निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है, उष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन वह सही है, दीर्घ स्वर री नहीं है, ये दीर्घ स्वर नहीं है, ये मूल स्वर में आता है, हर्ष स्वर में ही होता है। री छोटी है, कहने का मतलब बड़ी होती है, वो संस्कृत में प्रयुक्त होती है, वो ऐसे होती है, तो ये उत्तर हो गया, दीर्घ स्वर ये नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? हर्ष स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको मूल स्वर कहते हैं। यही कारण है कि इसको हम मूल स्वर कहते हैं। लृ का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, केवल संस्कृत में होता है, ये बात मेरी बताई हुई है। विसर्ग न तो स्वर है और न व्यंजन, इसलिए इसको अयोगवाक कहते हैं। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, न तो अनुस्वार स्वर के पहले आता है, ये स्वर के बाद में आता है, और बाद में आएंगे तो ये उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर इसका उत्तर होगा। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है, ध्यान से करें, ध्यान से देखें। ये हमने प्रश्न है वो सोल्व कर लिए हैं, यहां देखिए आप 15 तक कर लिए, अब 16 का प्रश्न चाहिए हमें। और ये देखिए 16 का प्रश्न, निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है, तो विदेशी शब्द वो अक्षर नहीं है, अक्षर का तद्भव रूप है, ठीक है। आदमी, खर्च, गुलाब, ये विदेशी शब्द है। तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। कूप तत्सम है, कुआं तद्भव, कृपा, कृपा, ज्येष्ठ, जेठ,
ये सही है, अम्ली का सही नहीं है, इसका इमली होता है, आंवला है इसका आंवलक होता है, तो ये अपने आप में सही हो गया। तत्सम और तद्भव हमारे सिलेबस में है और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इन्होंने कई प्रश्न दिए हैं। ऐसे ही प्रश्न है वो थर्ड ग्रेड में भी व्याकरण का बोलबाला पूरा रहेगा, तो आप इसको ध्यान से देख लें। दांत, नीम और पहर जैसे शब्दों को कहते हैं तो इनको तद्भव कहते हैं। देखो एक से सही हुआ चंद्र बिंदु का प्रयोग, और ये तद्भव हो गया, इससे आपका प्रश्न है वो सही हो रहा है। एक बात से सही हो रहा है कि चंद्र बिंदु जहां आए वो प्राय वो शब्द क्या होता है, तद्भव होता है। निम्न में से किस समय में सभी शब्द तत्सम है? पुष्प तो है जिसका पुहुप होता है तद्भव, चतुर्थ का चौथा होता है, लेकिन घोड़ा नहीं है, घोड़ा तद्भव है और घोटक तत्सम है। आम्र होता है, आम तद्भव, त्वरित तुरंत मानते हैं। ये तिक्त और ये भी देखिए आप, ये तीनों जो हैं वो तत्सम है, तो यही उत्तर होगा। अग्नि तत्सम है, जिसका तिक्त का तीखा होगा, तिक्त है इसका तद्भव रूप क्या होता है, तीखा। अग्नि का आग होता है, सोत तद्भव है, ये तत्सम नहीं है इसलिए उत्तर नहीं होगा। सपत्नी होता है, सोत का क्या होता है, सपत्नी तत्सम होता है, सपत्नी है वो तत्सम है और सोत तद्भव है। पर्यंक है, इसका तद्भव पलंग होता है, तो ये एक इसमें नहीं, एक एक देखो नहीं है। शत होता है सो, भक्त भगत, और सौंप सौंप नहीं होता, ये देखिए आप। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा होगा, 2 नंबर। फिर 20 का देखो, तत्सम तद्भव की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। देखो पूरा कमांड, क्षीर का खीर, क्षय को ख में या छह में चेंज करते हैं। वत्स का बछड़ा सही है, चंचू का चौंच सही है, हल्दी का हरदी सही नहीं है, हल्दी का हरदी सही नहीं है, ये हरिद्रा होता है। ये क्या होता है, हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा। और ये सारे आपको लिखवाए हुए, ये भी एक खास बात है, आप देख लेना, आप जो पढ़े हुए हैं तो ये सारे लिखवाए हुए। कवि, आज्ञा, अग्नि और वायु निम्न में से किस प्रकार के शब्द हैं, तो अग्नि से सही हो रहा है आपको, ये तत्सम है। ये शब्द है वो क्या है, सारे तत्सम है। प्रत्येक तत्सम का तद्भव होना आवश्यक नहीं होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां देखिए हमने प्रश्न कहां तक, 21 तक पूरे कर लिए, और मैं आपको फास्ट ही बता रहा हूं, आपका टाइम ज्यादा खराब ना हो, लेकिन आप इसको जरूर सीरियस लें। कोई और कुछ निम्न में से क्या है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उनमें से ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ। निम्न में से किस समय में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो भला बुरा उचित गुणवाचक हैं। इसके अलावा देखो आप, नया पुराना ताजा, ये भी गुणवाचक है। लंबा चौड़ा गहरा, ये भी गुणवाचक है। ये नहीं है आधा बहुत अल्प, ये परिमाण या संख्यावाचक है। तो इस यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, ये देख लें, लंबा चौड़ा ये परिमाण है, तो ये परिमाण नहीं है, ये गुणवाचक में आएगा, ये खास ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, 24 का प्रश्न देखिए, ये देखो आपको करवाया हुआ उदाहरण, और बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये, यण संधि का उदाहरण है, देवी जोड़ ऐश्वर्य। ये देव जोड़ ऐश्वर्य नहीं होगा, देवी जोड़ ऐश्वर्य ये आ गया तो आई की मात्रा ए के ऊपर, दोनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो ये भी दे रखा है ऐश्वर्य, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसके ऊपर मात्रा नहीं है, ये आई है तो आई ये होगा। यानी काफी अच्छा प्रश्न दिया संधि से, यण संधि का उदाहरण। निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है, अविकारी और विकारी, देखो भाषा शब्द डंठल लड़का घर पशु ये अविकारी है, परंतु अचानक बिना, तो यहां देखो परंतु है वो समुच्चय बोधक अव्यय है, अचानक है वो क्रिया विशेषण है, और बिना है वो संबंध सूचक अव्यय है। बाकी अविकारी नहीं है, विकारी है। निम्न में से विकारी शब्द भेद नहीं है, ये ऐसा एक ऐसा प्रश्न आपको एट फर्स्ट में करवाता हूं। और ये देखिए विकारी में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये 4 हैं, वो विकारी के भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण है वो अव्यय का भेद है। इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत ही सटीक और सही पेपर है, ऐसा ही पेपर थर्ड ग्रेड का आएगा, विश्वास करो। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय है, रामचरितमानस है, लेकिन मित्रता है वो भाववाचक संज्ञा है। बहन जातिवाचक संज्ञा है, भारतीय भी जातिवाचक संज्ञा है, संज्ञा अगर लेंगे तो वैसे भारतीय वो विशेषण है और संज्ञा भी है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती, भारतीय जातिवाचक। और फिर देखिए आप, ये व्यक्तिवाचक विशेषण है बच्चे, मूल रूप से व्यक्तिवाचक विशेषण, भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
और श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सुरेश व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, सोमवार व्यक्तिवाचक है। तो तीसरा उत्तर हो जाएगा। वाराणसी तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन ठग और गाय जातिवाचक है। तो यहां उत्तर, क्योंकि पूछा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नहीं का खास ध्यान रख लें। तो ये 27 प्रश्न हो गए। इसके बाद में देखो कितना फास्ट मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपको ज्यादा समय खराब नहीं हो। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। अब यहां थोड़ी सोचने की बात है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, नदी, 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 हिमाद्री, अद्री मानी पर्वत। पर्वत है वो किसे है, पुल्लिंग, पर्वत पुल्लिंग है। कुछ ये कहते हैं कि अरावली है वो स्त्रीलिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। अरावली भी पुल्लिंग है। अरावली श्रृंखला अगर लिखा हुआ है, पर्वतमाला लिखा हुआ है, तब वो स्त्रीलिंग हो जाता है। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द बहुवचन में भी यथावत प्रयुक्त होते हैं? तो ये बताया हुआ है मेरा कि सदैव बहुवचन में रहने वाले। उसके प्राण निकल गए, मैंने हस्ताक्षर किए, महात्मा जी के दर्शन किए। तो ये सब है वो क्या है, ये बहुवचन। लोग भी बहुवचन होता है, लेकिन लता नहीं, लता का लताएं, साधु का साधुओं, लड़का का लड़के या लड़कों, घर का घरों, नीतियां पहले ही बहुवचन में है। साड़ी का साड़ियां, मात्रा छोटी करेंगे, नारी का नारियां है ही, और भाग्य है वो बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लेकिन एक ही विकल्प में तीनों किस्में, तीसरे विकल्प में है। 30 का प्रश्न देखो, जिस कारक के रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे कहते हैं। तो अलग होने का बोध है वो अपादान कारक, ये अपादान कारक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, ऐसा कैसा लिखा है वो आपको, व्याप्ति मर्यादित होती है, या व्याप्ति मर्यादित होती है किसकी, विकारी शब्द से संज्ञा की। तो संज्ञा की व्याप्ति होती है, इसका मतलब ये विशेषण है। और अगर मान लीजिए ये क्रिया की होती है, तब ये क्रिया विशेषण होता। क्रिया की होती है तब क्या होता, क्रिया विशेषण होता। तो यहां ये आपको ध्यान रखना है, और ये विशेषण होता है। व्याप्ति करने का मतलब विशेषता बताना, उसको मर्यादित करना। और व्यापकता को सीमित करना नाम भी आ सकता है। देखो, व्याप्ति मर्यादित करना, यहां ये भी आ सकता है व्यापकता को सीमित करना। व्यापकता को सीमित करते, ये दो शब्द है वो सीमित करते हैं। एक तो विशेषण, विशेषण तो संज्ञा की, और क्रिया विशेषण है वो क्रिया की। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखो, में विकार होने से क्रिया निर्मित होती है। तो विकार होने से किसमें, धातु में, क्योंकि इस धातु से संबंध है, इसमें विकार होगा। जैसे मान लीजिए पढ़ है और इससे ना जोड़ देंगे तो पढ़ना, या फिर आप संस्कृत के रूप में देख लो पठ, पठ में पठती पढ़ता, ये क्रिया बन जाएंगे। जल्दी, धीरे और अभी, इनमें से क्या है, तो ये क्रिया विशेषण है, आपको खूब करवाए हुए हैं। ये 33 प्रश्न हमने कर लिए हैं। फिर अगला देखिए आप, निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण है। काफी अच्छा व्याकरण है। तो यण संधि में देखो पर्यटन, ये देखो परि जोड़ अटन, अटन मानी घूमना, विस्मरण में कोई संधि नहीं है, ये व्यंजन संधि का अपवाद है। गवेषणा में गो जोड़ एषणा, गो जोड़ एषणा, ये अयादि संधि है। सदैव है वो वृद्धि संधि है। सदा जोड़ एव, ए के ऊपर भूल करके भी मात्रा नहीं लगानी है। निम्न में से किस समूह में सभी व्यंजन संधि से निर्मित है? जगदीश तो है जगत जोड़ ईश, लेकिन मानवेतर नहीं है, ये गुण संधि है। मानव जोड़ इतर, जहां भी किसी भी शब्द के अंत में ये तर आ जाए और ये नहीं आए, ये तय के लगा हुआ, वहां इतर करना है आपको। इतर, इतर मानी के अलावा। षडानन सही है, षट जोड़ आनन, उद जोड़ लास, तो ये हो गया। ये देखिए आप, अतएव विसर्ग संधि है, अतः जोड़ एव, आच्छादन में च हट जाएगा, ये व्यंजन संधि है। कपीस में दीर्घ संधि है, कपि जोड़ ईश, कपि जोड़ ईश। और सदाचार में सत्य जोड़ आचार, सत्य जोड़ आचार। मनमाना एवं देश निकाला, शब्दों में क्रमशः समास का नाम बताइए। तो मनमाना, मन से माना हुआ कर्ण तत्पुरुष, और देश से निकाला अलग हो गया, नहीं अपादान तत्पुरुष। तो इसमें कर्ण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष समास होगा, दोनों लिखवाए हुए। फिर आगे देखिए आप, निम्न में से किस काल से यह बोध होता है कि बोलने या लिखने के ठीक पहले कार्य पूरा हुआ? हालांकि ये ठीक पहले कार्य पूरा तो इनको आसन्न भूतकाल देना चाहिए था यहां, लेकिन इन्होंने सामान्य भूतकाल दिया है। वैसे एग्जैक्टली ये क्या होता है, आसन्न भूतकाल, जिसको अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
ये आसन्न भूतकाल। जैसे राम अभी अभी आया है, ये सामान्य भूतकाल नहीं है, आसन्न भूतकाल है। और राम आया, ये सामान्य भूतकाल है। राम आया था, ये पूर्ण भूतकाल है। तो यहां ये क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल। यहां इनमें ये सामान्य भूतकाल ही होगा। वैसे एग्जैक्टली ये आसन्न भूतकाल है। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है मुझसे बैठा नहीं जाता। देखो आ गया ना, मुझसे बैठा नहीं जाता। मैंने पुस्तक पढ़ी, कर्तृवाच्य है। आम खाया जाता है, ये कर्मवाच्य है। लड़का खाता है, ये कर्तृवाच्य है। वाच्य में से भी प्रश्न बहुत ही आसान ठीक पूछा। सत्य जोड़ शास्त्र कितनी बार आपको बताया हुआ है, सत्शास्त्र। तय के बाद में से आने पर तय का चय और शय का छय बना। ये हमारे प्रश्न हो गए 39। फिर हमें प्रश्न चाहिए 40। ये देखो निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हर बार बताता हूं कि कुशल और कुसुम आएंगे। ये देखिए आप, ये कुसुम देखिए आप, कुसुम में कु उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से उस शब्द को छांटिए जिसमें न का उपसर्ग की भांति प्रयोग नहीं हुआ है। तो न इति, ये तो हुआ है, आपको लिखवाया हुआ। न आस्तिक, न पुंसक, नर्तकी में नहीं है। नर्तकी में न उपसर्ग नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न और आपको बताया हुआ। और जिन्होंने पढ़ा है वो कमेंट करके बताएं कि जो आपने व्याकरण में पढ़ा क्या वही आया। ये तो जजमेंट तो होना ही चाहिए ना आपका। तो आप कमेंट करके कह दें कि भाई ये प्रश्न है वो हमने पढ़े थे। मैं मेरे स्टूडेंट से उनकी बात कर रहा हूं। और वैसे भी जब तब भी मैं जो भी देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, लेकिन देखते हैं उनको पता है और वो कमेंट करके बता भी देंगे। निम्न में से गलत कथन है। 42 का प्रश्न देखिए 42। 42 बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, अन्य पद प्रधान होता है। अव्ययभावी समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में पूर्व पद नहीं होता। ये उत्तर हो जाएगा। गलत पूछा है क्योंकि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद, बाद वाला पद, द्वितीय पद। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न और आपको याद रखना है। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। बहुव्रीहि, चतुर्भुज और जितेंद्रिय हो सकते हैं। अव्यय भाव, भरपेट और यथाशक्ति बिल्कुल सही है, लेकिन ये तत्पुरुष नहीं है। सीता और राम, भाई और बहन, ये द्वंद्व समास है। द्विगु, त्रिभुवन और पंचवटी, इनमें से ही एक उदाहरण है, वो आपके थर्ड ग्रेड में आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। 44 का देखो, निम्न में से किस विकल्प में सभी सामासिक पद तत्पुरुष हैं। तत्पुरुष पूछा है तो सिंहासन पर आरूढ़, वन में वास, रसोई के लिए घर, ये हो गया पहला उत्तर। गंगा जल, गंगा का जल, राष्ट्र का पति लेकिन प्रतिमान नहीं है। करुणा का सागर, नील कमल, ये नील कमल नहीं है। नरों का ही सही है। गृह का स्वामी, सिर में दर्द, दीर्घ है जो आयु या दीर्घ है जिसकी आयु, ये नहीं है। तो कौन से हैं तीनों, किसमें है, एक नंबर में है। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा व्याकरण और थर्ड ग्रेड के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। निम्न में से तद्धितांत शब्द नहीं है। तद्धितांत आपको बताया था कि तद्धितांत और कृदंत, कृदंत वो है जिसके अंत में कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रिया में जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय में जुड़ता है। तो यहां क्रिया में जुड़ा हुआ है वो नहीं होगा। तो ये देखो भिड़ना से भिड़ंत बना, तो यही उत्तर हो गया। ये कृदंत है। भिड़ंत शब्द क्या है, कृदंत। और बाकी चतुर से, मीठा से, चाचा से, इससे बने। चतुर और मीठा विशेषण है और चाचा है वो जातिवाचक संज्ञा है। लघुतावाचक का मतलब है, यहां लघुतावाचक दिया तो वो ऊनतावाचक भी दे सकते हैं या ऊनार्थक, छोटे अर्थ वाले। और आपको बताया हुआ है ईया प्रत्यय, ये देखिए आप, खटिया, कुतिया, चुटिया। बाकी मधुरता है वो भाववाचक है, लघुता भी भाववाचक है। और रसोईया जो है ना वो ईया प्रत्यय का, यानी ये इस तरह का उदाहरण नहीं है जो ऊनतावाचक हो। फिर आगे देखिए, रसोई से बनाया रसोईया। निम्नलिखित में से किस शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। मान, मानी, दान, दानी, धन, धनी, काफी इजी प्रश्न है। सिलाई नहीं होगा, सिलाई में आई प्रत्यय है, सिलाई में आई प्रत्यय। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं। अभी मैंने सेट का पेपर सोल्व करवाया था, देखा बहुत कम ने देखा है, लेकिन सेट में जो पेपर करवाया है सीईटी में, सीईटी की बात कर रहा हूं मैं, उसमें भी यही पर्यायवाची आए थे। और ये देखिए आप,
सभी किरण के पर्यायवाची हैं। तो अंशु, रश्मि, कर ये है। इसमें देखो उद्दक जल का है, रजनीचर राक्षस का है, भास्कर सूर्य का है, मरीचि किरण का जरूर है लेकिन जाह्नवी गंगा का है, सुधांशु चंद्रमा का है, प्रभा प्रकाश का है और मंदाकिनी गंगा का है, मृगांक चांद का है। कितने अच्छे शब्द दिए हैं कि बहुत ही अच्छे शब्द, बहुत अच्छा व्याकरण, यानी रिहर्सल के लिए बहुत ही अच्छा आप इसमें देख सकते हैं। निम्न में से नी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो नी उपसर्ग से बना हुआ शब्द निमग्न है, निवास है, निदर्शन है, निर्दोष नहीं है। निर्दोष में निर उपसर्ग है, निर्दोष में कौन सा है? निर उपसर्ग। निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग से निर्मित शब्द है? तो परा उपसर्ग से निर्मित परामर्श है, यह है प्रायण में कोई नहीं, पराधीन और परार्थ में पर उपसर्ग। ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, कुलीन है, संकीर्ण नहीं है। बाकी नव, नवीन, ग्राम, ग्रामीण, इनमें ईन प्रत्यय गुणवाचक विशेषण बनता है। 51 तक पहुंच गए हम। अब हमें चाहिए 52। विलोम की दृष्टि से सुमेलित विकल्प नहीं है। बहुत अच्छे उदाहरण है। विलोम की दृष्टि से अदृश्य, दृश्य से अधिकृत, अनधिकृत सही है। अंत और आदि होता है, प्रबल और सबल नहीं होता। प्रबल और सबल है वो विलोम नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। रित का अंद्रित होगा, रित का अंद्रित, रित मानी सत्य मान लो आप, अंद्रित मानी झूठ। अन्न जोड़ रित, इसमें अन उपसर्ग होता है। कौन सा विलोम युग्म गलत है? पाप का पुण्य होता है, सही है। रिजु का वक्र होता है, सूरता का विरुता होता है, गरिमा का अणिमा, ये इसमें उत्तर होगा। ये देखिए आप, गरिमा का महिमा भी नहीं होता लेकिन लघिमा का अणिमा होता है। लघिमा और अणिमा एक ही होते हैं, तो महिमा और अणिमा होना चाहिए। यहां उत्तर ये होगा इस प्रश्न के अनुसार। फिर अगला देखो आप 55। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थावर का विलोम है? तो काफी प्रसिद्ध है जंगम। स्थावर का कौन सा होगा? जंगम होगा। विबुद्ध शब्द देवता का पर्यायवाची शब्द है। विबुद्ध देवता। रस्सी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डोर होता है, गुण होता है, रज्जु इसका तत्सम रूप है। रसज्ञा नहीं होता, रसज्ञा है वो गंगा या जीवा का है, गंगा या जीवा रसज्ञा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो कुंतल नहीं है, कुंतल बाल का होता है। मृगांक होता है, शशांक भी होता है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। विदु होता ही है, इंदु होता ही है। ये 58 तक पहुंच चुके हैं हम। देखो कितने व्याकरण के प्रश्न आए हैं इसमें। धन और प्रयोजन के अर्थ का सूचक शब्द है, तो अर्थ है वो धन भी होता है और प्रयोजन उद्देश्य भी होता है, जैसे सेवार्थ। ये देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अली भौरा होता है, आली सखी, अंश बाग, अंश कंधा सही है। अगम शास्त्र नहीं होता, जहां पहुंचा नहीं जा सके, ये उल्टे दिए हैं, तो इसमें 3 नंबर हो जाएगा। अगम और आगम, ठीक है। द्वीप का दीपक होता है, द्वीप का टापू होता है। अगर ये द्वीप और आता, ये देखिए आप, ये द्वीप, तो द्वीप मानी हाथी, इसका हाथी होता, इसमें उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ये 60 तक प्रश्न हमने कर लिए हैं, जिनमें से 50 प्रश्न है वो अब तक हम व्याकरण के सोल्व कर चुके हैं। निम्न में से आदि और आदि का अर्थ है, तो ये देखिए आप, आदि आरंभ, आदि अभिष्ट, जैसे वह धूम्रपान का आदि है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंबर का अर्थ नहीं है? तो पवन नहीं है, ये और तीनों होते हैं। केसर का मतलब सुगंधित पदार्थ दिया हुआ है, तो ये मान लिया जाएगा, इसमें पवन नहीं होगा। मोर, सांप, बादल बताया हुआ आपको सारंग के, ये सारंग के पर्यायवाची शब्द है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भव का अनेकार्थी नहीं है? तो भव का अनेकार्थी सर्प नहीं है, बाकी लोक भी होता है, संसार भी होता है और होना भी होता है। भवती, भवतय, भवंती। फिर 65 का प्रश्न चाहिए में, ये देखिए 65, जिसके समान कोई दूसरा न हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है अद्वितीय। एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना, आप ये नहीं करोगे कि अद्भुत भी होता है। अद्वितीय, द्वितीय माने दूसरा, तो जो मेल खाता हो वही उत्तर चयन आप करेंगे। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, देखो वाक्य के 2 अनिवार्य घटक होते हैं, एक उद्देश्य और विषय। तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो कहा जाता है वह विधेय होता है। उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो ये उद्देश्य हो गया।
निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है, व्याकरण का कोई भी पार्ट इन्होंने छोड़ा नहीं है। निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, यह मिश्र वाक्य है कि से जुड़ा हुआ है। उसने मेरे मित्र का पुस्तकालय खरीदा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये सभी सरल वाक्य है, ये सारे के सारे सरल वाक्य। ठीक है, आपको इसका अगर सॉल्यूशन ठीक लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा सभी कहते हैं ना। हाँ, तो सब्सक्राइब कर लें, आपको जब भी कोई पेपर होगा, कोई काम की चीज होगी तो मैं जरूर इस चैनल पर आपको बताऊंगा। और टेलीग्राम से जरूर जुड़े, जीएस हिंदी क्लासेज। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है जिसका संबंध उपन्यास से हो। औपन्यासिक कल पर से अपन चर्चा कर रहे थे, जो भूमि उपजाऊ है वो उर्वरा और नहीं है वो अनुर्वरा। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक और इस लोक से संबंधित ऐतिहासिक नहीं होता, ये ई है लौकिक होता है, ई है लौकिक। ये क्या होता है? ई है लौकिक। आशुतोष शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है, ये मैं बताता ही रहता हूं कि शिव को आशुतोष कहते हैं कि जो शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो, शीघ्र प्रसन्न होने वाला हो। फिर है अकस्मात या एकाएक घटित होने के लिए उपयुक्त एक शब्द है आकस्मिक। ये कौन सा होगा? आकस्मिक होगा। 70 प्रश्न कर लिए हमने। निम्न में से किस समय में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध हैं। उत्पात है, जगतगुरु, अत्युक्ति। यह अत्युक्ति नहीं होता तो ये सारे शुद्ध हैं। अत्यधिक सही है, तात्कालिक सही है, प्रज्वलित सही नहीं है। प्रज्वलित सही में एक याद आ जाएगा, प्रज्वलित। केंद्रीय सही है, नदियां सही नहीं है, मात्रा क्या होगी? छोटी। निरोग सही नहीं है, आ गया निरोग, मात्रा बड़ी, नी बड़ी। पत्नी सही है, पशु और साधु में मात्रा छोटी। निम्न में से अशुद्ध शब्द है तदुपरांत। कितनी बार आपको बताया हुआ है, और ये तदुपरांत होता है, तदुपरांत। बाकी सही है ऐतिहासिक, जगन्नाथ और छत्र छाया। छत्र छाया में व्यंजन संधि है, जगन्नाथ में भी व्यंजन संधि है। निम्न में किस समय में सभी शब्द अशुद्ध हैं? बांसुरी, सन्यासी, चांद। तो इसमें सन्यासी अशुद्ध है, ये दो न आएंगे, लेकिन सभी शब्द पूछे। उज्जवल में दो आधा जाए, ये भी गलत है। द्वंद्व सही है, स्रोत सही है, मध्याह्न सही है, स्वास्थ्य सही है, उपलक्ष सही नहीं है, ये उपलक्ष से होगा, उपलक्ष से। ज्योत्सना में से आधा होता, ये देखिए आप। सदोपदेश गलत है, सदुपदेश होता है, सदुपदेश। दय में ऊ की मात्रा, सदुपदेश। और फिर देखिए श्रृंखला है, इसमें ये से के नीचे रे नहीं आएगा, री आएगा। श्रृंखला और श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, तो ये चौथा उत्तर हो जाएगा। इसमें तीनों ही शब्द हैं वो अशुद्ध हैं। शुद्ध और अशुद्ध के अच्छे प्रश्न पूछे। निम्न में से विधानार्थ या विधिवाचक वाक्य का उदाहरण है, हम खाना खा चुके, यही है। विधिवाचक वो होता है जिसमें नहीं भी नहीं है, क्या भी नहीं है, प्रश्न भी नहीं हो और आज्ञार्थक भी नहीं हो। तुम खाना खाओ आज्ञार्थक है, ये आज्ञार्थक, आज्ञार्थक है। क्या तुम खाना खा रहे हो, ये प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक। और उसने खाना खा लिया होगा, खा लिया होगा ये संदिग्ध है, खा लिया होगा संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। हमने खाना नहीं खाया, ये निम्न में से किस प्रकार का वाक्य? बहुत सीधा प्रश्न है, निषेधवाचक। नहीं आ जाए वो निषेधवाचक होता है। हिंदी वाक्य रचना के संबंध में निम्न में से अशुद्ध कथन है। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले आता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए, जैसे क्या राम जयपुर जाएगा। विशेषण विशेष या संज्ञा के बाद आता है, कोई जरूरी नहीं है पहले भी आता है, पहले आता है और बाद में भी आ सकता है, तो ये हो गया उत्तर। संबोधन वाक्य में पहले आता है, ये सही है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, ये भी सही है। फिर अगला देखो, किसी का गलत हो गया तो इस पर आपत्ति लग सकती है। वैसे निम्न में से शुद्ध वाक्य है, सरला बच्चे को सुलाती है। ये शुद्ध वाक्य में थोड़ी सी गड़बड़ है। ये सही है, मैंने मेरा काम नहीं अपना काम। परमात्मा के अनेकों नहीं अनेक, ये अनेक ही होगा। और ये घोर नहीं घनिष्ठ, तो यहां उत्तर कौन सा हो जाएगा? सरला बच्चे को सुलाती है। और ये सुलाना है वो प्रेरणार्थक क्रिया भी है। उसने 4 वर्ष तक प्रतीक्षा देखी नहीं की। ये पहला ही वाक्य लिखवाता हूं मैं, पहला ही आया है आपके, ये देखिए। और क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इसमें अशुद्धि का प्रकार पूछ लें तो
निम्न में से शुद्ध वाक्य है, हवा ठंडी बह रही है। एक दूध का गिलास दो, नहीं दूध का एक गिलास दो। और उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, वह क्रोध से भरकर बोला। तो देखो ये ठंडी हवा बह रही है, ये होना चाहिए था, हवा ठंडी बह रही है, ये नहीं। और ये हो गया उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, ये देखिए आप, तो वह क्रोध से भरकर बोला, यही सही हो सकता है। ठीक है, वैसे ये क्या है कि सारे ही गलत लग रहे हैं मुझे, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। उसकी बुद्धि बड़ी विशाल है, तो ये जस्ता नहीं है। निम्न में से शुद्ध शब्द है अनसूया। अनुसूया नहीं होता, क्योंकि इसमें अन उपसर्ग होता है और ये असूया है। वाक्य वाला टॉपिक है, इसके ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, बस थोड़े बहुत ध्यान रखो। और पड़ोसी है, इसमें ऊपर एक मात्रा होगी, जो अभी सीईटी में भी पूछा, अतिथि में मात्रा छोटी होगी, अलौकिक में ऊपर 2 मात्राएं होंगी। निम्न में से अशुद्ध शब्द है औचित्य सही है, उचित जोड़िए, भविष्य सही है, धीरोदात सही नहीं है। ये देखिए आप, यहां लिख देता हूं मैं, धीरोदात में थोड़ी सी गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है, तय 2 आएंगे। ये देखिए आप, ये तय के ये यहां नहीं है, तो ये उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा हटकर है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यहां से वह सह परिवार चला गया, तो सह परिवार। नहाकर पुजारी जी पूजा करते हैं, पुजारी जी नहाकर पूजा करते हैं। मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया, ये सही है, ये सही। मैंने नौकर से एक पेड़ लगवाया। भिखारी ने 5 मंदिरों को भुने चने खाते हुए देखा, ये होना चाहिए, मतलब इसके अनुसार। फिर अगला प्रश्न देखो, वाक्य में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। मूर्ख होना के लिए निम्न से उपयुक्त मुहावरा है, तो अक्ल का अंधा होना, अक्ल का अंधा होना। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। कुछ कम सुनना तो ऊंचा सुनना चाहिए। चुगली करना, वैसे चुगली खाना होता है, शुद्धिकरण में ध्यान रखेंगे आप। इधर उधर की लगाना और वश में होना, उल्लू सीधा करना, ये नहीं है। उल्लू सीधा करना है वो स्वार्थ साधना होता है। हानि लाभ सोचना, ऊंच नीच समझना। फिर अगला देखो, अरे तुम इतनी जल्दी आ गए, इस वाक्य में क्रमशः प्रयुक्त विराम चिन्ह। अच्छा प्रश्न पूछा और सरल भी है। ये विस्मयादि बोधक है और ये पूर्ण विराम है, तो पहला ही उत्तर हो जाएगा, विस्मयादि बोधक एवं पूर्ण विराम। वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान पदों या पदांशों में संयोजक अव्यय और की गुंजाइश, और की गुंजाइश हो, तो वहां निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो उसमें अल्प विराम होगा। इनमें से अल्प विराम ही होगा, अर्ध विराम भी हो सकता है, लेकिन यहां अल्प विराम है। फिर अगला देखो, आग बबूला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा होना या अत्यधिक क्रुद्ध होना। ये 87 प्रश्न हो गए हैं। 90 तक लगातार व्याकरण के प्रश्न है। उसके बाद में अपने भी कुछ प्रश्न है वो स्किप करेंगे, क्योंकि साहित्य का कोई ज्यादा तुक नहीं है, और जिन्होंने परीक्षा दी है सेकंड ग्रेड की उनको मैं बता दूंगा। निम्न में से सुमेलित विकल्प नहीं है। उद्धो की पगड़ी माधो के सिर, सही है। किसी का दोष किसी पर मढ़ना, अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, सही है। उल्टे बांस बरेली को, ये अपना अपराध ने मानकर दूसरों पर बरसना नहीं, परंपरा के विरुद्ध चलना, उल्टे बांस बरेली को, ये उत्तर हो जाएगा। ये देखिए आप, और 1 और 1 11 होते हैं, एकता में बड़ा बल होता है। फिर देखो 89, और उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी का अर्थ है, तो उगले तो अंधा निगले तो कोढ़ी, ये वो जो कहावत है उससे संबंधित कहावत ही है। कौन सी? सांप छछूंदर की गति होना, तो दुविधा में पड़ना, इसका अर्थ कौन सा होगा? दुविधा में पड़ना। थोड़े लाभ के चक्कर में भारी नुकसान हो जाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो यह भी सही पूछा है। और आप सामान्य यानी कॉमन सेंस से प्रश्न कर सकते हैं। रटना अलग चीज है, कॉमन सेंस अलग है। गई मांगने पूत, पुत्र को मांगने आई, खो आई भरतार, ये हो जाएगा। गई मांगने पूत, खो आई भरतार। तो ये 90 तक प्रश्न है वो आपके किससे संबंधित हैं? व्याकरण से संबंधित थे। इसके बाद में काव्य शास्त्र और से संबंधित प्रश्न है, तो वो हमें नहीं लेने, बल्कि इसके बाद में देखो 129 पर आ जाएंगे सीधे हम। 129 मैं स्किप आपके लिए कर रहा हूं। वैसे ये और देख लो चाहिए आप, ये आप पैसेज है वो देख लेना। अहम यम के अनुसार क्या है, तो बाहरी अनुभवों के अस्थायी उपज, इसमें कोई ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलेगा।
गद्यांश के अनुसार बोध प्राप्ति में उपयोगी नहीं है ऐन्द्रिक सुखों की लालसा। ये इसने सही, जिसने पेपर किया है उसने बिल्कुल सही किया है। और ये देखो आप, एक प्रश्न और भी है इस पैसे से संबंधित। ये देखिए आप, गद्यांश के अनुसार मन को शिक्षित करने के लिए निम्न में से क्या करना चाहिए? तो धर्म के नियमों का पालन करें, सामान्य सी बात है वैसे, तो ये हो जाएगा। सोरठा छंद, ये देखो, ये मैं एक बार आपको नहीं बताऊंगा, टाइम खराब नहीं करना। लक्षणा शब्द शक्ति हमारे सिलेबस में है, लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण नहीं है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, प्रसिद्ध उदाहरण है, याद कर लेना, लक्षणा शब्द शक्ति। अरे 2 दिन का यौवन, ये भी लक्षण है। इस खंडेर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी होगी, तो यहां भी खंडेर खंडेर के लिए नहीं आया, ये भी लक्षण है। तो दिवस का अवसान समीप था, यह विदाई है, दिवस का अवसान समीप था। ठीक है, ओज गुण ये आपके हैं नहीं है, उनमें आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं कर रहा हूं मैं। और ये देखिए आप सीधे आ जाएं 129 के प्रश्न पर। ये देखो, पटक साहब नहीं होगा, कहानी में अंतर चुनाव कौन जीतता है, तो इससे आपको क्या लेना है? उत्साह निबंध से आपको कोई लेना देना नहीं है। नई वैकेंसी आ रही है फर्स्ट ग्रेड की, और वहां ये जरूरी है, तो अपन वहां चर्चा कर लेंगे। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? मैं काम की चीज बता रहा हूं केवल आपको, क्योंकि वरना लोग हैं वो देखते नहीं भाई टाइम खराब हो रहा है, साहित्य वाली अभी क्यों देखें, इसलिए मैंने भी इसको स्किप किया है। वह चलेगा वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्यत काल। अनल और अनिल आगे ने कि अनिल दौड़े बहुत जोर का, भागे बहुत जोर होता हवा, तो अनिल का हवा और अनल का अग्नि, ये 3 नंबर हो जाएगा। आश्रय की चेष्टाओं को छोड़ दो, काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 134 देखो आप, 134, ये देखिए आप, भीति मानी भय और भित्ति मानी दीवार, भय और दीवार अर्थ होगा, ये हो गया, ये 134। इसके बाद में देखो 135 भी हमारे काम का है, ये 135। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बहुवचनवाची नहीं है? तो बहुवचनवाची देखो, गुरुजन लग गया, गण लग गया, वर्ग लग गया, दूध वाला ये नहीं है, दूध वाला। उजाले के मुसाहिब से आपको क्या लेना देना है? बीती सो बिसार दे आगे की सुध ले। ये देखिए आप 138 का प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है? यहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सूजी स्त्रीलिंग है, गेहूं पुल्लिंग है, चना पुल्लिंग है, तुरई सरसों आलू, इसमें आलू पुल्लिंग है, आंख नाक, इसमें कान पुल्लिंग है, नाक है तो वो तो स्त्रीलिंग ही होता है, लौकी चटाई मिठाई, ये सीधा ही पड़ा है, ये सारे शब्द हो जाएंगे। और ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्रिया के साधन का बोध कराने वाला कारक है करण, साधन करण को ही कहते हैं, बहुत बार मैंने बताया ये। वाच्य का प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार, किस विकल्प में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? वह चाकू से सब्जी काट रही है, यहां चाकू से, ये देखो कारकों में ध्यान रखना आपको, ये करण कारक है और कर्तृवाच्य है। मजदूर पेड़ से फल तोड़ रहा है, कर्तृवाच्य। खेत में सिंचाई हो रही है, यहां ये कर्मवाच्य के रूप में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इंग्लिश की बात है थोड़ी सी। किसान से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य, किसान से चला नहीं जाता। 140 का प्रश्न। फिर आगे देखो 141 भी हमारे काम का है। ये देखो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु प्रवाह मुख और नासिका दोनों रंध्रों से होकर निकलता है उन्हें कहा जाता है तो नासिक के व्यंजन। इसमें ज्यादा सोच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी हो ही नहीं सकता। प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है? रे। स्पर्श व्यंजन कैसे मैं तक, पार्श्विक व्यंजन ले, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न देखिए 142 का, ये शिक्षण विधियों का ग्राह्यात्मक कौशल है। आपको बताया था कि कौशल 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रहणात्मक, अर्थ ग्रहणात्मक है, वही तो ग्राह्यात्मक है, और दूसरा है अभिव्यक्ति परक। तो अर्थ ग्रहण करते हैं हम सुन करके और पढ़ करके, तो सुनना और पठन यानी श्रवण और पठन कौशल है, वो अर्थ ग्रह्यात्मक है। और अभिव्यक्ति पर कौन सा हो गया? बोलना और लिखना। तो यहां ये उत्तर कौन सा हो जाएगा? पठन और श्रवण कौशल, ग्रह्यात्मक कौशल। अच्छे प्रश्न पूछे, कौशल का ध्यान कर लेना आप। और ये कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति, इसको छोड़ दो आप। उसके बाद में देखो, गंभीर वाचन का उद्देश्य है,
अब भाषा का अभ्यास करना, अवकाश का सदुपयोग करना, आनंद प्राप्त करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना, विषय वस्तु पर अधिकार करना। वाचन शिक्षण की ध्वन्यात्मक पद्धति किन विधियों के अंतर्गत आती है? तो ये संश्लेषणात्मक में आती है, विश्लेषणात्मक में नहीं आती। वाचन शिक्षण की विधियां हैं वो मैंने आपको बताई थी कि वाचन शिक्षण की विधियां हैं वो एक तो अक्षरबोध विधि और एक ध्वन्यात्मक या ध्वनि साम्य, वही ध्वन्यात्मक है, ध्वनि साम्य विधि। ये तो होती है संश्लेषणात्मक। बाकी शब्द विधि, वाक्य विधि, ये क्या होती है? विश्लेषणात्मक। और विश्लेषणात्मक विधियों को श्रेष्ठ माना जाता है। फिर अगला देखो उच्चारण पर आ गए हैं। मूर्धा उच्चारण स्थान से उत्पन्न होने वाला व्यंजन है, तो मूर्धा वाला ट है। मूर्धा वाला कौन सा हुआ? ट। मैं ओष्टे है, तय दंते है, दय भी दंते है। तो ये आपका इसमें हो गया। एक दो प्रश्न और भी हैं इससे संबंधित, जो शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। ये देखिए आप, ये है ना गद्यम कवि नाम निक्सम वदंती, इससे आपको क्या लेना देना है? और ये देखिए आप, व्याकरण शिक्षण में जब अध्यापक पहले नियम को स्पष्ट कर छात्रों से उसका वाचन करा के कई उदाहरण प्रस्तुत करता है तो वह व्याकरण शिक्षण की विधि है। पहले नियम को स्पष्ट करता है तो निगमन विधि है। यह कौन सी है? निगमन विधि। किसी सत्र के लिए उपलब्ध कार्य दिवसों के अनुपात में पाठ्यक्रम में निर्धारित समस्त पाठ्य सामग्री, पाठ्य क्रियाओं और सहगामी गतिविधियों के सुचारू संपादन के लिए कार्यक्रम निश्चित करना कहलाता है। सूक्ष्म पाठ योजना नहीं, इकाई योजना, पाठ योजना, यहां थोड़ी सी गड़बड़ जरूर है, मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये किसी सत्र के लिए, पूरे सत्र के लिए तो ये वार्षिक योजना हो सकती है। वैसे इसको कहते इकाई योजना है, लेकिन यहां आपको क्या करना है? वार्षिक योजना। वैसे भी ये थर्ड ग्रेड में योजना है, वो इसमें सिलेबस में नहीं है। तो ये सॉल्यूशन मैंने करवाया है वो इस दृष्टि से करवाया है कि थर्ड ग्रेड के लिए उपयोगी बन सके, और ये मेरा उद्देश्य है। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि आगे के 2-4 टॉपिक हैं वो आपको और मैं परीक्षा से पहले बता दूंगा, लेकिन ये आप बार बार देखें। मैं आपको सही कह रहा हूं, इसमें से ये प्रश्न है वो कुछ बहुत ही आने लायक हैं और आपका पूरा पाठ्यक्रम वो भी कवर हो रहा है। सभी को धन्यवाद।